अस्सलाम वालेकुम। Well, Assalamu alaikum everyone. Welcome to the class. Can you guys please hear me and you can see the screen as well? ये किसी का सुंदस जमील, हाँ, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो हम 1-2 मिनट और इंतज़ार कर सकते हैं उन लोगों का जो मे बी क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं और अभी तक इधर पहुंचे नहीं हैं। आई शुड लीव अ मैसेज देयर। ओके, मैंने असल में बहुत जल्दी क्लास इसलिए नहीं रखी कि आप लोग कल तकरीबन 10 घंटे पढ़ते रहे हैं ना, तो आई थिंक इट वाज अनफेयर अगर सुबह सुबह फिर आपको क्लास में बुला लिया जाता। तो इसलिए मुझे ज़्यादा बेहतर यही लगा कि आप लोगों को कुछ देर नींद के लिए मिल जाए, ताकि जब आप क्लास में आएँ तो यहाँ मेरी बात आपको समझ भी आए। आई होप ऐसा ही होगा। अब जब हम पढ़ेंगे तो आप लोग जो हैं वो फ्रेश माइंड के साथ होंगे इंशाल्लाह। वेल, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी बुक के मुताबिक लेट मी शेयर द बुक विद यू। हमारी बुक के मुताबिक ये है बीजेटी एम्पलीफायर्स चैप्टर नंबर 6। तो बेसिकली बीजेटी एज एन एम्पलीफायर हम यूज़ करना चाह रहे हैं। उससे पहले हम जो है हमने देखा है कि जो बीजेटीज हैं इनको एज एन एम्पलीफायर यूज़ किया जा सकता है और इनको एक्सक्यूज मी, गिव मी अ मोमेंट प्लीज़, जस्ट अ मोमेंट, मुझे तकरीबन 1 मिनट चाहिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ इंशाल्लाह।
ओके, आई एम सॉरी, मुझे जाना पड़ा था। तो ओके, तो चैप्टर का नाम है बीजेटी एम्पलीफायर्स। इसमें डिफरेंट जो हैं कॉन्फ़िगरेशंस दिखाई गई हैं टू यूज़ बीजेटीज एज एम्पलीफायर्स। तो हम इसमें से इंशाल्लाह एक जो है ना कॉमन एमिटर एम्पलीफायर वो डिस्कस करेंगे बस। तो आज हमारा लेक्चर इसी पे होगा, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर पे। और उससे पहले हम एम्पलीफायर ऑपरेशन क्या होता है और ट्रांजिस्टर के जो बेसिकली हमने जो इससे पहले ट्रांजिस्टर का मॉडल पढ़ा है हम उसे कहते हैं डीसी मॉडल। आज हम इसका एसी मॉडल थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर इसको एज एन एम्पलीफायर यूज़ करेंगे, बिकॉज when you want to use it as an amplifier you have to amplify an AC signal ideally। जब आपने AC सिग्नल को एम्पलीफाई करना है तो आपको ट्रांजिस्टर का बिहेवियर पता होना चाहिए टूवर्ड्स AC सिग्नल। दैट्स व्हाट वी कॉल ट्रांजिस्टर AC मॉडल। और उसकी फिर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, 3: कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन बेस। ये बेसिकली इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इनपुट कहाँ दे रहे हैं और आउटपुट कहाँ पे ले रहे हैं। तो हम जो पढ़ेंगे वो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होगा। वी आर फेमिलियर विद दिस अ बिट। तो let's start with this chapter, and before going into these details I would like to give a very quick review in about 2 minutes maximum about BJT। इसके 3 इसके रीजन्स हैं और 2 जंक्शंस हैं। जब इन 2 जंक्शंस में से बेस एमिटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस होगा, तब ये ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज़ हो सकता है। तो ये कलेक्टर, बेस और एमिटर तीनों इसके रीजन्स हैं। इसकी डोपिंग कॉन्सेंट्रेशंस के बारे में हम बात नहीं कर रहे। इसके जो वेरिएबल्स हैं ट्रांजिस्टर के अपने वेरिएबल्स वो हैं 3 इसके वेरिएबल्स हैं इसके करंट्स, IC which is collector current, IB which is base current. These two sum up to make the emitter current IE। और इसी तरह से इसके जो जंक्शन वोल्टेजेस हैं अगर उसके हिसाब से देखा जाए, सॉरी, इन करंट्स की रेशो जो है IC over IB, this is called beta, and because we are dealing with the DC sources so it is beta DC called the current gain। Similarly आपके पास है IC over IE, the ratio of the collector current and the emitter current, this is called alpha। ओके, ये 5 वेरिएबल्स जो हमने अभी पढ़े हैं अल्फा, बीटा और IE, IC, IB, ये करंट के मुतालिक हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके पोटेंशियल्स की तो यहाँ पे 2 जंक्शंस हैं। तो देयर इज अ VBE बेस एमिटर जंक्शन का पोटेंशियल and VCB collector based junction potential and VCE the total potential of these two, VCB plus VBE। और इसी तरह से वोल्टेज जो है वोल्टेजेस की रेशो से हम एक वोल्टेज गेन का पैरामीटर पढ़ते हैं, दैट इज AV, A with the subscript V shows the potential। तो ये हमारा वोल्टेज गेन का पैरामीटर है। लेकिन अगर हम इसे गौर से देखें तो ये डिफाइन है फॉर द AC सोर्सेज। क्या करंट गेन AC में है जैसे बीटा DC है, इस तरह बीटा AC हम देखेंगे करंट गेन जो है आज। तो दैट्स इट अबाउट जो जो ट्रांजिस्टर के बारे में मेन बातें हैं उसके वेरिएबल्स के बारे में वो मैंने रिवाइज की हैं। इसको एज एन स्विच जो है हम यूज़ नहीं कर रहे तो उसकी मैं जिक्र नहीं कर रहा आज, टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन इन योर माइंड्स। तो इसके बाद हम जा रहे हैं आज के टॉपिक पे और वो है BJT amplifiers, and there we will going to be discuss many different types of amplifiers, and one of those is common emitter amplifier. That is our focus today. Before discussing the common emitter amplifier, we would like to
discuss the AC behavior of the transistor or response towards AC signal of a transistor. Please confirm me. मेरी आवाज आ रही है ताकि मैं जी सर आ रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसका मतलब बाकी सबको भी आ रही होगी। थैंक यू। ओके सो AC क्वांटिटीज अपर केस ये यू से लिखा हुआ है बाय द वे, आपको शायद लग ना रहा हो। तो अपर केस का मतलब होता है कैपिटल। तो कैपिटल सबस्क्रिप्ट वाले जो लेटर्स हैं वो डीसी क्वांटिटीज होती हैं एंड फ्यू ऑफ देम आर आईसी, आईई, आईबी, वीसी, वीसीई एंड सो ऑन। ओके वी यूज डीसी क्वांटिटीज टू सेट क्यू पॉइंट। यस, एसी सिग्नल पढ़ने से पहले हम क्यू पॉइंट सेट करेंगे और उसके लिए हमें डीसी क्वांटिटीज चाहिए होंगी। फाइन। एंड लोअर केस सबस्क्रिप्ट जो क्वांटिटीज़ हैं वो AC के लिए हैं। फॉर एग्जांपल IC, IE, IB, VCE। अच्छा बाय द वे इसमें थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ कि इससे पहले आप लोगों ने मेरे साथ ही डिस्कस किया है, प्रॉबेबली जो लगातार क्लासेस ले रहे हैं उन्हें ये याद होगा कि हम जो मैंने IC लिखा था वो मैंने I तो कैपिटल ही लिखा था, साथ C छोटा था। सिमिलरली जब मैंने I लिखा था IE तो ये E छोटा था, बस सबस्क्रिप्ट लोअर केस था और जो वेरिएबल नेम था वो कैपिटल था। जो वेरिएबल नेम कैपिटल होता है और सबस्क्रिप्ट लोअर केस होता है वो AC की रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू होती है। आई होप आप लोगों को अंदाज़ा है कि रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यूज़ क्या हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में जो बिजली आ रही होती है उसकी 220 वोल्ट्स होते हैं। आपको ये तो पता होगा कि ये AC बिजली है। AC है तो ये जो 220 हैं, आई वुड लाइक टू टेल यू ये इसकी पीक वैल्यू नहीं है, ये इसकी रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू है। ये जो रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू होती है ये डिफरेंट है फ्रॉम द पीक वैल्यू। और आप लोगों ने ये ऑलरेडी डिस्कस किया होगा जब हम ट्रांजिस्टर को पढ़ते हैं, वहाँ पे मैंने बताया होगा कि रूट मीन स्क्वायर्ड या का पीक वैल्यू से क्या ताल्लुक है, वो हमने डिराइव किया होगा एक रिलेशन। अगर नहीं किया तो आप लोगों को वो करना पड़ेगा। आई थिंक हमने किया था जब हम उसका एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज निकालते हैं, इसी तरह से एक एवरेज लेते हैं और एक रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू लेते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि जो AC सिग्नल है I mean, उसका जो रिस्पॉन्स है ट्रांजिस्टर का, तो ट्रांजिस्टर में दो तरह के वेरिएबल्स हैं जो AC वैल्यूज़ को शो करते हैं। एक वो जो वेरिएबल नेम तो कैपिटल लेटर है उसका सबस्क्रिप्ट लोअर केस है, ये हैं AC की रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यूज़। और इसी तरह से अगर आपका वेरिएबल नेम भी छोटा है, फॉर एग्जांपल करंट का जो सिंबल है स्मॉल आई या लोअर केस आई विद लोअर केस सी, लोअर केस आई विद लोअर केस ई एंड सो ऑन, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं उस AC सिग्नल की। डिड यू गाइस गेट इट? अब मेरी बात समझ आ गई दोनों में फर्क क्या होगा? आई नीड अ फीडबैक हियर एक्चुअली टू मेक श्योर, क्योंकि जी सर। हाँ क्योंकि हमने बेसिकली इन बातों को आगे यूज करना है, तो मुझे सिर्फ इतना पता चलता रहे कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया। ऐसा ना हो कि मैं जब एंड पे पहुंचूं तो आप कहें कि मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि छोटा आई क्यों लिखा है और बड़ा आई क्यों लिखा है। सो प्लीज योर रिस्पॉन्स, दिस मच रिस्पॉन्स इज नेसेसरी, जहाँ पे आप मुझे सिर्फ कुछ यस फाइन ओके कुछ भी ऐसा लिख के बताते रहें ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं आगे मूव ऑन कर सकता हूँ। ओके सो शुड आई कंसिडर कि आगे है समझ सबको या है ही नहीं यहाँ पे स्टूडेंट्स? इधर ही है सर आगे। ओके हेलो कासिम, आर यू सीरियस अबाउट इट? रिपीट करें। देखिए आपने मुझे टाइम पे बताना है, जो कह रहे हैं रिपीट करें। आई मीन क्विक रिव्यू ऑफ व्हाट कासिम?
सर ये आईसी का आपने क्या बताया, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हो गया था, इस वजह से पता नहीं था। ये ना हो आगे इसकी मेन चीजें यूज हो रही हैं तो फिर पता ही हाँ, नहीं मैं चल रहा यही कह होगा। रहा हूँ कि आपका फीडबैक इतना मुझे चाहिए एटलीस्ट प्लीज, ताकि मुझे ऐसा ना हो कि आप 10वें जब 5वें पेज पे जाके कहीं ये क्या है। थैंक यू। ये सर। तो लेट मी ड्रॉ इट हियर प्लीज। ये 3 वेरिएबल्स मैंने लिखे हैं ना। ये पहला जो है, मैं इसलिए इधर लिखा है कि जरा नीट लगे। ये मेरे पास है कैपिटल आई फिर कैपिटल सी सबस्क्रिप्ट। ये डीसी करंट को शो करता है। इसी तरह से तमाम आई सी आई ई आई बी जो हैं जिसमें कैपिटल अपर केस आई और अपर केस सी सबस्क्रिप्ट है, ये डीसी करंट है। या अगर वोल्टेज हो तो डीसी वोल्टेज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ वी बी, तो ये बेस पे डीसी वोल्टेज है। अगर मैं लिखता हूँ वी सी ई, तो ये कलेक्टर एमिटर पे जो उसका जो डिफरेंस है दोनों का पोटेंशियल्स का, लेकिन वो डीसी में है। अब मैंने लिखा है आई सी, इसमें आई कैपिटल है, अपर केस है, और सी लोअर केस है। ये एसी करंट है। इसी तरह से मैं आई ई, या मैं लिख सकता हूँ वी बी, बेस पे एसी वैल्यू जो है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो एसी वैल्यूज हैं, दीज आर रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यूज। रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू का क्या मतलब है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, आई एम श्योर। जब आपके पास कोई ऐसी सिग्नल होता है तो आप उसका मीन नहीं ले सकते, उसका मीन जीरो आएगा, क्योंकि वो जितना पॉजिटिव सिग्नल होता है उतना ही नेगेटिव सिग्नल होता है। आप एवरेज लेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव आप उसमें कट के जीरो आंसर देंगे। तो हमें जब एसी सिग्नल्स में मीन लेना होता है तो बेसिकली हम रूट मीन स्क्वायर लेते हैं, ताकि स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाए, फिर आप उसका मीन लें और फिर उसका रूट लेते हैं स्क्वायर्ड वैल्यूज का। ओके, अब ये मैंने लिखा है तीसरा, जिसमें आपके पास आई भी वेरिएबल नेम भी लोअर केस है और सबस्क्रिप्ट भी लोअर केस है। सिमिलरली मैं लिखूं अगर वी बी, या मैं लिखूं वी बी ई, तो ये क्या हैं, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं एसी करंट की। फॉर एग्जांपल जब आपके पास अगर एसी करंट आप देख रहे हैं, तो ये इसकी हर इंस्टेंट पे वैल्यू वेरी कर रही है। हर इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू जो वेरी कर रही है, इसकी वजह से हम इसे कहते हैं कि ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं। तो इस आईसी या आईबी या वोल्टेजेस की हर एक जो एसी वेरिएबल है उसकी कुछ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होंगी। अगर आप वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रेफर कर रहे हैं तो आप लोअर केस वो वेरिएबल नेम और लोअर केस उसका सबस्क्रिप्ट लिखते हैं। ये मैं बताना चाह रहा था उस वक्त। वेल, इसी तरह से जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं एसी की, वो हम लिखते हैं जैसे आर ई प्राइम। इसी तरह से मेरे पास आर बी प्राइम और आर सी प्राइम भी होगा। आर बी प्राइम और आर सी प्राइम आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, और क्यों नहीं है इसको हम देख लेंगे। आर सी प्राइम और आर बी प्राइम जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और इसकी बात हम देख लेंगे कि क्यों नहीं है। RE prime is the most important parameter when we deal with AC behavior of the transistors. Well, हमने अभी तक variables का जिक्र कर लिया कौन से use होंगे. Now let's talk about linear amplification. We know this linear amplification means the transistor is neither in saturation nor in cutoff region. Linear amplification of a signal without any distortion. This distortion is from the saturation or the cutoff region. Distortion, the collector current varies above and below the Q point. Yes, we have seen this. कि अगर आपके पास एक हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसका बेसिकली आईसी और वीसीई का जो प्लॉट है, वहीं से हम देखते हैं कि उसका ट्रांजिस्टर का जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह का है। और इस एक्सिस पे हमारे पास वीसीई है
और इस VCE के साथ ये जो पॉइंट है ये VCE ये कट ऑफ पॉइंट है और ये सैचुरेशन है, जबकि हमारा y एक्सिस पे IC है, and this current is IC saturation, and there is some point Q point on this graph. That Q point means the AC जब हम AC अप्लाई करेंगे तो जो रिस्पॉन्स होगा AC करंट का टुवर्ड्स दैट IB, वो ये IC की वैल्यू जो है इस कांस्टेंट से अबव और बिलो जो है वो वेरी करेगी. एंड टू कीप आर ट्रांजिस्टर और आर एम्पलीफायर नाउ, जिसको हम एम्पलीफायर कह सकते हैं, इन लीनियर operation, we need to make sure that IC does not go beyond this saturation and this cutoff regions. तो ये लीनियर एम्पलीफिकेशन है इन दिस बिहेवियर. क्यू पॉइंट के ऊपर नीचे जो है टू एंड फ्रो ये मूव कर रहा होगा. ओके, यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, हमने इनिशियली जो पहला सर्किट पढ़ेंगे वो यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर बायस है, अभी हम देख लेते हैं. ओके, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि IC अबव एंड बिलो द क्यू पॉइंट. ये बेसिकली एक प्लॉट है, आपकी बुक में शो किया हुआ है, जो जिससे आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है. एक्चुअली आपके पास ये जो ग्राफ है इसमें देखें, इधर VCE है और इधर IC है और यहाँ पे IB की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं. I'll let you know कि IB इस तरह यहाँ क्यों लिखा हुआ है. आपको याद होगा कि ये जो IC और VCE का ग्राफ होता है ये बेसिकली IB के साथ वेरी कर रहा होता है. आपने ये ग्राफ ऐसे देखा था. सो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ. These are different values of IB, IB, IB and IB. For every IB there is an IC. तो बेस करंट्स जो हैं वो वेरी करते रहते हैं, और बेस करंट्स बेसिकली क्योंकि इनपुट में हैं, we discussed it the other day. I hope you remember that. जो उस क्लास में मौजूद थे एटलीस्ट वो, कि हमने देखा था कि आपने जब ये देखना हो कि आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में जा रहा है या नहीं जा रहा, so you are not concerned with the IC, you are more concerned with the IB, because IB is the input value, and you know the input. You doesn't control the output directly, but you control the input, and input in a transistor in response to that input controls the output. You should know the value of IB for which your transistor is within the amplification, linear amplification region, rather going to saturation or the cutoff region. For example, ये जो अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है मैं उस पे आता हूँ कि Q पॉइंट से above and Q पॉइंट से below. I mean Q पॉइंट पे मेरा एक IB होगा, that is called IBQ, और इससे थोड़ा बिलो भी एक IB की वैल्यू होगी और इससे थोड़ा अबव भी एक IB की वैल्यू होगी. ये IB की वो वैल्यूज हैं जिन पे IC का रिस्पॉन्स आना है. तो इस ग्राफ से अगर आप यहाँ से देख लें कि IB की वैल्यू क्या है, ये सिर्फ इसलिए इस तरफ लिख दिया है कि नज़र सही आ जाए, वरना ये ऐसे नज़र देखते अगर हम IB भी ऐसे ही नज़र आ रहा होता और IC भी ऐसे ही नज़र आता. तो ये सिर्फ ग्राफ को ज़रा फैसिलिटेटिंग करने के लिए IB को इस तरफ लिख दिया है. तो हम क्या कर रहे हैं कि IB की रेंज अगर हमें पता हो तो ये IB का जो पॉइंट है, जो DC लोड लाइन पे IB जहाँ पे कट कर रहा है, इसको अगर आप टूवर्ड्स Y एक्सिस बढ़ा दें तो ये आपका जब Y एक्सिस कट करेगा तो वो IC को होगा. सिमिलरली लोअर वैल्यू जो IB की जहाँ पे DC लोड लाइन पे कट कर रही है, उसको जब आप Y एक्सिस पे बढ़ाते हैं तो ये IC की लोअर वैल्यू देता है. इसका मतलब है फॉर दीज वैल्यूज ऑफ IB यू विल गेट दिस IC. सिमिलरली अगर इसको एक्स एक्सिस पे बढ़ा दें इन लाइंस को, तो आपके पास यहाँ पे VCE और VCE की दो वैल्यूज आएंगी. फॉर दीज टू वैल्यूज योर ट्रांजिस्टर इज इन within the this linear amplification region. Is it understandable? Please confirm me. If not, then also confirm me.
सर समझ आ गई है। थैंक यू। स्टेप वाइज बताते रहिएगा प्लीज मुझे, जब मैं एक बात मुकम्मल करूं तो वहीं पे बताना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा चलने वाला है। तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं अभी। उसका हमने 2 पोर्शन डिस्कस किए हैं अभी तक। सिर्फ पहला पोर्शन था कि हमें वेरिएबल्स से हम फेमिलियर हो जाएं कि डीसी वेरिएबल्स कौन से हैं, एसी में रूट मीन स्क्वायर्ड वेरिएबल कौन से हैं, और इंस्टेंटेनियस वेरिएबल्स कौन से हैं। दूसरी बात हमने देखी कि लीनियर ऑपरेशन का क्या मतलब है। लीनियर ऑपरेशन का मतलब है कि अबव एंड बिलो जो है क्यू पॉइंट की आपकी वैल्यूज इतना वेरी करें। कौन सी वैल्यूज हैं? इनपुट में देखा जाए तो आई बी, आउटपुट में देखा जाए तो वीसीई और आईसी। ये इतना वेरी करें कि आपका जो सैचुरेशन या कट ऑफ रीजन ना आए। फाइन। तो अब हम आगे चलते हैं। ओके, ये मेरा एक ट्रांजिस्टर है और इसमें देखें कि इट इज सपोज टू बी NPN बाय द वे। लेट मी मेक इट, आई मीन इसमें हम एरो लगा दें ताकि ये ज़रा NPN हो जाए, क्योंकि इसमें मोर ज़्यादा कंसर्न बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस पे था, इसलिए ये बाकी जिक्र नहीं किया गया। तो ये कलेक्टर है, ये बेस है और ये एमिटर है। ये एरो उस पर जो है ये बता रहा है कि ये NPN है। और ये RE प्राइम इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर टूवर्ड्स द AC सिग्नल। सो और इसका जो बेसिकली अगर हम इक्विवेलेंट ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो इसका इक्विवेलेंट इस तरह से आ जाएगा, कलेक्टर बेस। ओके, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स बात को इन्होंने बहुत सिंपल करके यहाँ पे लिख दिया है। आई नीड टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट। लेट मी, मैं आपको बुक से पहले दिखा दूं कि हम करने क्या वाले हैं, फिर मैं इस पर डिस्कशन करता हूँ वापस इधर आके। वी आर समवेयर, ओके, ये 3 रजिस्टर्स हैं बेसिकली। RE प्राइम एमिटर रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स योर AC इनपुट, RB प्राइम एंड RC प्राइम। हम इनकी बात तो पहले कर चुके हैं। हम इन्हें R पैरामीटर्स कहते हैं, R पैरामीटर्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। ये बात यहाँ पे उन्होंने तफसील से बताई है कि आपका जो RB है दिस इज़ वेरी स्मॉल, और उसकी वजह क्या है? बेसिकली बेस करंट बहुत कम होता है ना, आपने देखा माइक्रो एम्पियर्स में होता है। तो RB इज़ वेरी स्मॉल, तो इतना स्मॉल है कि यू कैन निग्लेक्ट इट। सो बेसिकली आपके ट्रांजिस्टर में जो बेस रेजिस्टेंस है वो शॉर्ट सर्किट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। यू कैन रिप्लेस इट विद अ शॉर्ट। द AC कलेक्टर रेजिस्टेंस इज़ वेरी लार्ज, और ये इतनी लार्ज है कि आप इसको ओपन सर्किट के तौर पे यूज़ करेंगे। एंड दैट रिजल्टिंग जो आपके पास तीसरा एक बचती है रेजिस्टेंस RE प्राइम विच इज़ मॉडरेट, और इसको आप बेसिकली अपने ट्रांजिस्टर में जब R पैरामीटर्स लिख रहे हैं तो इसको यूज़ करते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई है कि हम RE प्राइम जो है इसकी डेरिवेशन हम नहीं कर रहे बेसिकली। ये फिगर थी जो वहाँ पे नहीं बनाई हुई, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि देखें आपका बेसिकली बेस जो है, बेस पे जो आपका करंट आ रहा है उसके साथ सीरीज में एक RB प्राइम है। उसकी वजह यह है कि बेस में बेसिकली जो आप करंट देते हैं, एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास लैन डे भाजी, मैं फिर इंशाल्लाह तुहाडे नाल गल करदा तकरीबन 11:30 तक। ओके, एक सेकंड, एक्सक्यूज मी।
ओके, आई एम सॉरी आप लोगों को बॉदर करने पे। Am I audible to you guys? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। जी सर आ रही है। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो मैं बता रहा था कि ये आपका ट्रांजिस्टर जो है ना, उसका इक्विवेलेंट सर्किट हमने लिखा है। हम क्या करते हैं कि इधर बेसिकली जो VBB होता है या जो बेस पे एक वोल्टेज आ रहा है उसकी वजह से करंट हम कंट्रोल करते हैं। और उसके साथ सीरीज में हमने RB प्राइम रखा जो कि एज अ शॉर्ट सर्किट हम कह रहे हैं यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट बनता है आर प्राइम्स का, आर पैरामीटर्स का, वो ये है कि बेस डायरेक्टली कनेक्टेड है, बेस के इन साइड कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सिमिलरली जब हम इधर कलेक्टर करंट की बात करते हैं तो कलेक्टर करंट को हम एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स के साथ शो करते हैं। और ये करंट सोर्स जो होता है इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होती है विच इज़ यूजुअली वेरी लार्ज। ये हम इससे पहले आप जब ने कभी पढ़ा होगा आपने कि किसी सोर्स को कैसे आप निगलेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पढ़ा होगा। कल भी हम जो थेवेनिन पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट कर दें, अगर वहाँ पे करंट सोर्स होता तो हम करंट सोर्स के साथ जो रजिस्टर होता है इसको ओपन करते हैं बेसिकली। तो RC प्राइम इज़ वेरी लार्ज, इतना लार्ज है कि इसको ओपन कर दें, मतलब ये नहीं है। तो आपके पास बच गया बेस डायरेक्टली, देयर इज नो रेजिस्टेंस देयर। कलेक्टर से एक करंट सोर्स के तौर पे आपके पास इनपुट आ रही है और देयर इज नो रेजिस्टेंस बिकॉज वो बहुत लार्ज रेजिस्टेंस है, तो उसे हमने ओपन कर दिया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर RE प्राइम, तो एक ही रजिस्टर बचता है। ये इक्विवेलेंट सर्किट हमने ड्रॉ किया है। और उसकी जो क्या कहते हैं उसे, हाँ, उसका इक्विवेलेंट सर्किट फिर ये बन जाएगा हमारे पास। बेस डायरेक्टली कनेक्टेड है, कलेक्टर भी, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है सिर्फ एमीटर पे। आई होप यू अंडरस्टूड इट। और दूसरी बात ये है कि RE प्राइम जो है बेसिकली ये इंटरनल रेजिस्टेंस है टूवर्ड्स द ACC इनपुट। और इसमें इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक तो ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ओके दूसरा ये डिपेंड करती है आपके इनपुट सिग्नल पे। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, इसका जो VB है बेसिकली, क्योंकि बेस एमिटर जंक्शन से क्या आ रहा होता है, तो VB की बजाय इसको एक सर्टन सिचुएशन में इसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू जो है वो डिराइव की है। इसकी इसकी जो क्या कहते हैं उसे डेरिवेशन है वो इस बुक में गिवन नहीं है, प्रॉबेबली हमारे स्कोप में नहीं होगी इसलिए। तो हम इसकी डेरिवेशन पे नहीं जाते, लेकिन इसको डायरेक्टली एज अ कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं। RE प्राइम की जो वैल्यू हुआ करेगी, हम ये भी फर्ज करेंगे टेम्परेचर यही है, अदरवाइज हमें उस टेम्परेचर पे इसको हम फाइंड कर लेंगे जो टेम्परेचर गिवन होगा। और प्रॉबेबली इसकी डेटा शीट पे लिखा होगा ये RE प्राइम, इट इज़ 25 मिली वोल्ट्स डिवाइडेड बाई IE, वेयर IE इज़ द एमीटर करंट। तो अब हम अभी तक हमने क्या किया है, हमने बेसिकली AC क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया है। DC क्वांटिटीज़ हम पहले से जानते थे, उसका एक रिवीजन लिया, फिर AC क्वांटिटीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक वो जो रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यूज़ है, दूसरी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं। रूट मीन स्क्वायर्ड की अभी बात नहीं की क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ का हमने जिक्र किया, और उस वक्त हमने फिर साथ जो इस पर इंटरनल रेजिस्टेंसेज हैं 3, उनका जिक्र किया। और हमने देखा है कि कलेक्टर इंटरनल रेजिस्टेंस जो हम 0 लेते हैं, और बेस पे इसकी वैल्यू जो है वो हम उसको 0 लेते हैं, सॉरी कलेक्टर वैल्यू को इन्फिनिट, और एमीटर पे जो रेजिस्टेंस है उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने सर्किट में। वेल, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, अगर हम एक सर्किट में आपको पहले बुक से दिखाता हूँ फिर इधर आते हैं वापस। आई नीड टू शफल आई मीन इन द स्टार्ट एक्चुअली। अभी देखें ये सर्किट जो मेरे पास नज़र आ रहा है, इसमें एमीटर के बाद एक रेजिस्टर है। इट डजंट सीम टू बी कॉमन एमीटर, प्रॉबेबली आपको ये बात समझ आ रही होगी, ये कॉमन एमीटर नहीं है, लेकिन इसको कॉमन एमीटर बनाया जा सकता है। कॉमन एमीटर बनाने के लिए जो इसमें आपने एक चेंज करना है वो ये है, अगर इसमें हम नाम भी देखें तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ पहले।
देयर इज अ कैपेसिटर देयर। और इसको डिस्कस करने से पहले जो बुक वाली डायग्राम है उसका पहला पार्ट हम डिस्कस कर लें तो फिर इस पे आ जाते हैं हम। अब बुक पे एक सर्किट गिवन है ये वाला, इसमें उन्होंने डिफरेंट लीनियर एम्पलीफायर में डिफरेंट बिहेवियर्स बताए हैं करंट्स और वोल्टेजेस के। तो सबसे पहले तो हम देखें तो ये हमारा ट्रांजिस्टर का जो अपनी रिक्वायर्ड वोल्टेज डिवाइडर बाय सा बाय द वे, ये अपना जो ट्रांजिस्टर की रिक्वायरमेंट थी वो ये थी VCC, RC, ट्रांजिस्टर, RE, R1 एंड R2 फॉर वोल्टेज डिवाइडर बायस। उसके बाद हमने इनपुट के लिए हमने डाल दिया VS, ये भी सही है, और इसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है RS, और ये कैपेसिटर है ताकि ये इसको DC को ब्लॉक करे इधर जाने से। इसी तरह से आउटपुट पे जो RL है, लोड जिस पे हमें आउटपुट चाहिए वो है, और उसके साथ हमारा एक और कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर भी इसीलिए है कि ये DC को ब्लॉक करे। बेसिकली हम ये चाह रहे होते हैं कि प्योरली AC सिग्नल हमारे पास आए। कैपेसिटर की ये खूबी है कि ये DC को ब्लॉक करता है। आपने कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़ी होगी, तो कैपेसिटर में जब DC अप्लाई करते हैं तो वो फ्लो नहीं करता बल्कि कैपेसिटर को चार्ज करता है। तो कैपेसिटर C1 और C2 इसलिए यूज किए गए हैं कि ये DC सिग्नल को ब्लॉक करें और प्योरली AC सिग्नल जो हमारा है वो हमारे पास आउटपुट में आए, ताकि उसी की एम्पलीफिकेशन आए, उसमें एक बेस वैल्यू जो है वो ऐड ना हो रही हो, एक खास वैल्यू। बाय द वे अब ये मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम हुआ है जब से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि हमारा नंबर 28 तक पहुँच गया पार्टिसिपेंट्स का। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द CRs, उन्होंने अच्छे अरेंजमेंट्स किए ताकि और स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में आ सके। तो वेल यहाँ पे C1 और C2 का काम है कि वो DC और AC को ऐड अप होने से रोकें, सिर्फ हमारे पास AC सिग्नल आए और DC ब्लॉक हो जाए। दूसरी बात हम देखें अगर, तो ये मेरे पास जो बेस पे इनपुट सिग्नल आ रहा है उसका जो करंट के साथ सिग्नल है वो तो ऐसे ही है जैसे बेस पे है, बस एम्पलीफाइड है। फॉर एग्जांपल पहले क्रस्ट है, इसका भी पहले क्रस्ट है, बाद में ट्रफ है, इसका भी बाद में ट्रफ है। तो IC जो है वो बेसिकली इन फेज है विद द इनपुट सिग्नल, वेयरएज जो V है वो आउट ऑफ फेज है। आप देख रहे होंगे ये V जो है ये आउट ऑफ फेज है। तो ट्रांजिस्टर का जो मतलब बेसिकली ऑपरेशन है, ये वोल्टेज को जो है फ्लिप कर देता है आउटपुट में, आउट ऑफ फेज कर देता है। दिस इज कॉल्ड द फेज इन्वर्जन। फेज इन्वर्जन इन द यू नो द आपका जो है एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर में पोटेंशियल की जो वैल्यूज आ रही हैं वो इन्वर्टेड वैल्यूज हैं, and that is because of the phase difference actually between the current and the voltage। और आप लोगों को बेसिकली अगर आप करंट आपका अगर आप बढ़ें कैपेसिटर का रिस्पॉन्स AC सिग्नल की तरफ, तो आपको समझ आएगी कि जो कैपेसिटर है कि बेसिकली फेज शिफ्ट करता है आपका इनपुट सिग्नल का। एक्सक्यूज मी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें मैंने एक PDF शेयर की थी उनसे, आई थिंक दिस वन। हाँ जी, ये मैंने AC इनपुट के साथ जो रिस्पॉन्स था डिफरेंट आपके जो रेजिस्टर और कैपेसिटर और इंडक्टर का वो पढ़ा था। हमारे यहाँ पे इंडक्टर और रेजिस्टेंस की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम कैपेसिटर की बात देखें तो कैपेसिटर जो है वो क्या करता है, उसके जो करंट और वोल्टेजेस हैं आप देखें वो आउट ऑफ फेज होंगे एक दूसरे से। लेट मी शो यू दैट करंट और वोल्टेज। ओके ये देखें, ये करंट का जो रिलेशन है वो वोल्टेज का डेरिवेटिव है ना। दैट मीन्स अगर आप साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो कॉज हो जाएगा। तो साइन और कॉज जो है वो आपस में आउट ऑफ फेज हो जाएंगे साइन और कॉज की वजह से। तो ये जो फेज डिफरेंस है
ये दो कैपेसिटर्स हैं इसमें, तो वो डबल फेज डिफरेंस जब आता है तो वो 180 आउट ऑफ फेज होता है, 90 डिग्री का फेज नहीं रहता हमारे इस सर्किट में। आपने देखा है C1 और C2 की वजह से। आई होप यू अंडरस्टूड इट। और दूसरी बात जो मैंने बतानी थी वो ये थी, कैपेसिटर की जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, जिसे आप एक्चुअली जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है इसे क्या कहते हैं आप? impedance. Impedance is an alternative word for the resistance. Impedance एक जनरल टर्म है जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस हो या इंडक्टर की हो या रेजिस्टर की हो उसके लिए शो करते हैं, लेकिन ये जो इसका सिंबल है X, तो impedance या resistance of a capacitor is dependent on the capacitance of the capacitor and the frequency of the input signal, where omega is equal to 2 pi f. तो जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगी किसी कैपेसिटर की उतनी ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस भी होगी। दैट मीन्स जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगी तो उतना ही आपका करंट जो है उसमें से कम फ्लो करेगा। आप लोगों को बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ये बाद में डिस्कस करना है हमने। मैं म्यूट तो नहीं हूँ? एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, आर यू देयर? यस सर। और आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है? यस सर। आप लोग एकदम मतलब इसमें मरे हुए मोड में क्यों चले जाते हैं? आई कांट अंडरस्टैंड दिस। इज इट बोरिंग और व्हाट? सर फोकस कर रहे हैं। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच, प्लीज कीप फोकसिंग। जोएब साहब आप भी फोकस कर रहे हैं? नहीं। हाँ, थैंक यू वेरी मच, इट्स गुड कि आप फोकस कर रहे हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैं मतलब आई एम ट्राइंग टू मेक इट इंटरेस्टिंग बाय द वे। ओके ठीक है, लेकिन आपको इतना सिर्फ मुझे फीडबैक देना है कि मुझे लगा मेरी आवाज ही नहीं जा रही, शायद मैं म्यूट हूँ, मुझे चेक करना पड़ा है। थोड़ी आप लोग ऐसा करें जब ना, आवाज नहीं आएगी मैं बताऊंगा। आपको कैसे पता चलेगा कि अब मैं बोल रहा हूँ? आपको लगेगा मैं बोल ही नहीं रहा। नहीं इतना तो पता है। ओके आप तो फोकस करें कायनात, थैंक यू। और पूरी सर अगर यूनिवर्स, ज्यादा देर तक आपकी आवाज ना आए, हम बता देंगे। पूरी यूनिवर्स फोकस कर रही है इस वक्त इस लेक्चर पे। दैट्स इंटरेस्टिंग। यस सर, क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा हो गए ना इसलिए। अच्छा, और यूनिवर्स लेट हो गई है फोकस करने में? यस सर, वो सारे में अभी मतलब देखिए, पहले मेरे पास नेट इश्यूज थे ना, गांव में थी तो इस वजह से। सही, थैंक यू वेरी मच अब्दुल हसीब खटक साहब, आपने रिस्पांस दिया। ठीक है कायनात बेटा, बेस्ट विशेस। और हम इंशाल्लाह, मैं इसे अब कंटिन्यू, बेसिकली ये बाद में आनी है बात, इसको मैं इधर खोल के रख लेता हूँ साइड पे इसको। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि ये इन्वर्टेड सिग्नल है, तो मैं बता रहा था कि एक कैपेसिटर जो है ओके एक कैपेसिटर जो है वो 180 आउट ऑफ फेज करता है करंट और पोटेंशियल को। दो कैपेसिटर्स हैं तो ये सॉरी एक कैपेसिटर 90 डिग्रीज आउट ऑफ फेज करता है, तो दो कैपेसिटर्स जो हैं वो मिला के 180 का फेज डिफरेंस देंगे हमारे इनपुट और आउटपुट पोटेंशियल में या पोटेंशियल और करंट में। ओके तो ये मैं बता रहा था कि हमने इसको डिस्कस किया, लेकिन हम इसे कॉमन एमिटर जो है ये लीनियर एम्पलीफायर को इसको एज अ कॉमन एमिटर देख लें। तो वो कॉमन एमिटर जो है, ट्रांजिस्टर एसी मॉडल हम पढ़ चुके हैं, बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल से लिखा होता है वैसे, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है और इसकी डेरिवेशन हमने नहीं की। ये उन्होंने एक लिंक दिया हुआ है बाय द वे बुक में, इस पे आप जाके सिलेक्टेड टॉपिक्स की जो डेरिवेशन है वहाँ पे इसे देख सकते हैं। ओके, कंपैरिजन ऑफ बीटा एंड अल्फा, सॉरी बीटा डीसी एंड बीटा एसी। यस, बीटा डीसी जो है वो बेसिकली एक फिक्स्ड वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल क्यू पॉइंट पे जो वैल्यू होती है, और बीटा एसी जो है ये दो पॉइंट्स के दरमियान उसका डिफरेंस है। आई मीन इट इज डेल्टा आई बी ओवर डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई बी, वेयर एज डीसी जो वैल्यू है वो एक ही पॉइंट पे डिफाइंड है।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एज पैरामीटर. आई मीन एज पैरामीटर बेसिकली ये डेटा शीट पे लिखे होते हैं और इनका ताल्लुक है आपके बीटाज के साथ और इंटरनल रेजिस्टेंसेस के साथ. सो देयर आर 4 आपके जो क्या कहते हैं उसे एज पैरामीटर्स. ये बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर है जब बनती है तो उस वक्त इसके ऊपर जैसे डेटा शीट के ऊपर कुछ चीज़ें लिख देता है. जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं, दवाई या कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा होता है. वो मतलब हर यूज़र के तो उस तरह काम की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन पर्टिकुलरली किसी न किसी के काम की होंगी. बार कोड्स होते हैं जिसका ताल्लुक आपसे नहीं है, लेकिन जो स्टॉक कर रहा है शॉपकीपर उसके काम की चीज़ें हैं. सिमिलरली एक्सपायरी डेट है उसका कुछ लोगों से ताल्लुक है. इसी तरह से उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसका ताल्लुक है जो फूड सेफ्टी वाले जो डिपार्टमेंट है उसके साथ. तो इसी तरह जो एज पैरामीटर्स हैं ये हमें उस वक्त चाहिए होंगे जब हम इसको एसी एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं. तो ये एज पैरामीटर्स जो हैं ये एच आई एच एफ एच ओ एक्सेट्रा हैं और इसमें से इनका ताल्लुक किस बात से है, आपके एमिटर कलेक्टर और बेस से. जैसे कॉमन एमिटर में ये हो जाएंगे एच आई ई एच एफ ई एंड ओ ई एक्सेट्रा. ये आई और ओ इनपुट आउटपुट के लिए हैं बाय द वे. एफ और आर फॉरवर्ड रिवर्स के लिए हैं. जो फॉरवर्ड बायस है आपका मतलब अगर एमिटर या कलेक्टर या जो भी बेस उसके लिए उस वो वाला आर ई या आर बी यूज़ हो जाएगा या आर सी यूज़ हो जाएगा. और एच एफ का ताल्लुक बेसिकली जो है वो बीटा के साथ भी है. तो बीटा ए सी इज इक्वल टू एच एफ ई. तो फॉरवर्ड बायस में अगर आपका एमिटर है तो उस वक्त उसका जो एच पैरामीटर है वो यूज़ होगा टू डिफाइन बीटा ए सी. तो बीटा ए सी अगर आपको न्यूमेरिकली नहीं पता तो आप डेटा शीट से अगर एच एफ ई की वैल्यू देख लें तो वो बीटा ए सी होगा. सिमिलरली अगर आप एच एफ बी मतलब फॉरवर्ड बायस में जब बेस है उसको देख लेंगे तो ये अल्फ़ा ए सी होगा आपके पास. तो ये डेटा शीट को पढ़ने के लिए हमारे काम आते हैं. दूसरी बात ये है कि अगर आपके इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर ई प्राइम या आर सी प्राइम या आर बी प्राइम जिन्हें हम आर पैरामीटर्स कह रहे हैं वो भी इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आप निकाल सकते हैं. डायरेक्ट आर ई प्राइम नहीं लिखा होगा अगर डेटा शीट पे तो फिर वो इस तरह इस फॉर्मूला से फाइंड की जा सकती है, जबकि एज पैरामीटर्स मेंशन होंगे उस पे डेटा शीट पे. वेल द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, पहला एम्पलीफायर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. अब हम रेडी हैं बेसिकली. हमें डिफरेंट जब कोई वेरिएबल आएगा तो हम समझ जाएंगे ये कौन सा वेरिएबल है. एज पैरामीटर आए तब भी आर ई प्राइम लिखा हो, आर बी प्राइम लिखा हो, आर सी प्राइम लिखा हो तब भी लोअर केस आई विद लोअर केस सबस्क्रिप्ट मतलब आई लोअर केस आई विद लोअर केस ई लिखा हो तब भी हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू है मीटर करंट की. आई सी प्राइम आई सी या आई बी लिखा हो हमें पता है. अगर कैपिटल आई विद लोअर केस ई या लोअर केस सी लिखा हुआ हमें पता होगा कि ये रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू है आपके एसी सिग्नल की. और अगर कैपिटल सबस्क्रिप्ट है कैपिटल सी कैपिटल बी कैपिटल ई तब भी हमें पता है कि ये डीसी वैल्यूज हैं. So we are now ready to start our amplifier operation. और उसमें से जो पहला एम्पलीफायर ऑपरेशन हम पढ़ने चाह रहे हैं वो है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर. प्लीज़ लेट मी नो कि आप लोग भी इतने ही रेडी हैं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. जो हमने पहले बातें डिस्कस की हैं वो आपको समझ आ गई हैं. रिस्पॉन्स ऑफ कैपेसिटर आपको समझ आ गया है? जी सर. यस सर समझ आ गया. थैंक यू. जी आर साहिबा आप बता दें. जी सर अब समझ आ रही है. ओके थैंक यू वेरी मच. ओके वेल तो अब हम चलते हैं कॉमन एमिटर एम्पलीफायर पे. वो हमारे पास यहाँ पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन है. दिस इज आवर common emitter amplifier. Let us
डिस्कस इट आई मीन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे VCC है और VCC से देयर आर 4 resistors there, R1 R2 for voltage divider bias। ये voltage divider bias है by the way at the same time। एम्पलीफायर जो है वो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कहलाता है, उसकी वजह मैं बताने जा रहा हूँ अभी। RC is the collector resistance, RE is the emitter resistance, और फिर हमारे पास ये एक कैपेसिटर है C2। C2 का काम है कि ये इसको शॉर्ट सर्किट करके रखे। अब शॉर्ट सर्किट करने के लिए क्या मतलब है कि C2 की रेजिस्टेंस बहुत कम हो। C2 की रेजिस्टेंस का मतलब है C2 की इम्पिडेंस, और C2 की जो इम्पिडेंस है जैसे मैंने पहले बताया कि वो किस पर डिपेंड करती है। दिस इज इम्पिडेंस ऑफ कैपेसिटर एंड दिस इज 1 ओवर ओमेगा C। ओमेगा जो है दैट इज एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 पाई f, और f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो इनपुट सिग्नल जितना ज़्यादा फास्ट होता जाएगा, आई मीन उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती जाएगी, उतना ही आपका जो है इम्पीडेंस बढ़ जाएगी कैपेसिटर की। लेकिन साथ आप ये तो इनपुट सिग्नल पे डिपेंड करेगा। आप चाह रहे हैं कि इम्पीडेंस ज़्यादा हो तो इसका दूसरा मतलब ये है कैपेसिटेंस ज़्यादा हो। आप इस फार्मूला को देख लें, 1 ओवर ओमेगा C जो लिखा हुआ है। तो इसलिए मैंने ये बताया है कि कैपेसिटेंस जब बहुत ज़्यादा होनी चाहिए C2 की, उसका पर्पस ही ये है कि वो एज ए शॉर्ट सर्किट काम करे। आई मीन उसकी जो जब ये बहुत ज़्यादा होगा तो इम्पीडेंस बहुत कम हो जाएगी। जब इम्पीडेंस बहुत कम होएगी तो ये शॉर्ट सर्किट के तौर पे होगा। उसका फ़ायदा क्या होगा कि करंट जो है वो इस रजिस्टर में से कभी नहीं गुजरेगा, बल्कि इधर से गुजरेगा। जब करंट इधर से गुजरेगा तो आपका जो रजिस्टर RE है उसकी कोई वैल्यू समझ ले नहीं है। तो इफेक्टिवली ये ओपन होगा, सॉरी इफेक्टिवली ये शॉर्ट सर्किट होगा फॉर AC इनपुट ओनली, DC के लिए नहीं, क्योंकि DC के लिए तो कैपेसिटर आपका जो ओपन है ना, तो फिर तो RE से करंट गुजरेगा। तो इसको मुझे DC वाले को और AC सिग्नल को सेपरेट करने के लिए ये मैं RE ख़त्म नहीं कर सकता कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में, बल्कि मैं कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में यहाँ पे एक पैरेलल में एक कैपेसिटर कनेक्ट करता हूँ। और ये जो कैपेसिटर मैंने कनेक्ट किया है C2, ये मेक श्योर करता है कि AC सिग्नल के लिए इसकी वैल्यू ऐसी हमने रखी है खुद कि AC सिग्नल के लिए ये जो AC सिग्नल है वो इधर से ग्राउंड हो, आई मीन विद स्मॉलर इम्पिडेंस बिकॉज ऑफ लार्ज वैल्यू ऑफ C2। इसका पर्पज़ यही है। जब ये ऐसा कर रहा होगा तो उस वक्त हमारा जो एम्पलीफायर है वो कॉमन एमिटर कहलाएगा, क्योंकि एमिटर डायरेक्टली ग्राउंडेड होगा, उसका रजिस्टर कनेक्टेड नहीं होगा। तो ये कॉमन एमिटर इस तरह बनता है C2 की वजह से। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। फिर हम बाकी ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। पहले मैंने इसके नाम की वजह बताई है। प्लीज 2 और 3। यस सर, आगे सर एम्पलीफायर के जिस पार्ट को या ट्रांजिस्टर के जिस पार्ट को हम एज ए कॉमन ले रहे हैं उसकी हम रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं या उसको कंसीडर नहीं करना होता। मतलब आपकी बात का ये मतलब है? मेरी बात का मतलब ये है कि ये जो एमिटर रेजिस्टर है आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है, ये कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि आप बेसिकली इसमें AC DC वोल्टेज भी दे रहे हैं ना, तो DC वोल्टेज डायरेक्टली ग्राउंड नहीं होनी चाहिए यहाँ से। इसलिए जब DC वोल्टेज आएगी तो उसके लिए तो RE कनेक्टेड है, लेकिन जब AC सिग्नल आएगा तो AC के लिए ये वाला कैपेसिटर कनेक्टेड होगा, और इसकी इम्पिडेंस हमने खुद इसको सेट किया इस तरह। दिस कैपेसिटर हैज वेरी लार्ज वैल्यू इन कंपैरिजन विद C3 एंड C1। तो ये जो लार्ज वैल्यू है ये मेक श्योर करती है जितना C ज़्यादा होगा उतना X मतलब इम्पिडेंस कम होगी। जब इम्पिडेंस कम है तो जो पाथ है करंट का वो यहाँ से हो जाएगा, तो इसका मतलब ये तो है ही नहीं, और ये है, और ये भी बहुत कम है, तो ये शॉर्ट सर्किट है। जब शॉर्ट सर्किट है तो हम कहेंगे एमिटर डायरेक्टली ग्राउंडेड है, दैट इज कॉल्ड कॉमन एमिटर। जी सर। ओके, थैंक यू। वेल इफेक्टिवली ये कनेक्टेड नहीं लगेगा फॉर AC सिग्नल। और अब हम बात करते हैं बाकी सर्किट की। तो ये वोल्टेज डिवाइडर बायस के लिए R1 R2 कनेक्टेड है, और RC हमें पता है आउटपुट के लिए चाहिए, और RC और RL दोनों आउटपुट के लिए चाहिए। बेसिकली हम इसकी तफसील डिस्कस करते हैं कैसे। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, विदाउट कैपेसिटर यहाँ पे मेरे पास एक DC सिग्नल है,
और कैपेसिटर जो है उसका ये कमाल है कि वो इस डीसी को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। ये देखें, अगर कैपेसिटर ना हो तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो कैसी होगी, डीसी प्लस आपका एसी। लेकिन अगर आप इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं तो कैपेसिटर के बाद इसकी जो है ये डीसी की बजाय ज़ीरो पे चला जाएगा सिग्नल जो है। तो ज़ीरो साथ उसके साथ जो आपका क्या आ रहा है, उसकी जो वैल्यू आ रही है, पीक वैल्यूज़ वो हैं। दिस इज़ व्हाट आवर कैपेसिटर मेक्स श्योर। कैपेसिटर का काम है कि वो आपके डीसी सिग्नल को ब्लॉक कर दे, डीसी पार्ट को। तो मसलन अगर यहाँ पे 5 वोल्ट्स डीसी प्लस 15 वोल्ट्स एसी है तो पीक वैल्यू 20 नहीं होगी, कैपेसिटर की वजह से सिर्फ 15 होगी, वो डीसी पार्ट को ब्लॉक कर देगा। ओके ये अब हम चलते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप अगर डिस्कस करें तो दिस इज द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज वी बी, बिकॉज यहाँ के बाद डायरेक्टली कोई रजिस्टर नहीं है टूवर्ड्स द बेस, यहाँ पे है। तो वी इन से एक कैपेसिटर है जो मेक श्योर करता है कि इस साइड से 12 वोल्ट्स वाला डीसी पार्ट इधर ना आने दे इनपुट पे, इसलिए ये कैपेसिटर है। और ये इनपुट को इधर अलाउ करता है आना। इससे पहले जो इनपुट है उसको हम वी बी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप उसे वी बी कहेंगे तो उसके बाद एक कैपेसिटर है जहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा ऑफ कोर्स। सिमिलरली उस जगह पे आपका जो वी बी उस जगह पे होगा जहाँ पे डायरेक्टली बेस कनेक्टेड होगा। तो दिस इज योर पॉइंट वेयर योर पोटेंशियल वी बी इज देयर फ्रॉम बेस टू ग्राउंड, डायरेक्टली जो पोटेंशियल है उसका। ओके, डीसी एनालिसिस ऑफ दिस एम्पलीफायर। अगर आप इसका डीसी एनालिसिस सिर्फ करना चाहते हैं तो आप एसी पार्ट्स को रिमूव कर दें, कैपेसिटर्स को भी रिमूव कर दें, तो ये डीसी एनालिसिस है। Let's first do the DC analysis, then we will move to the AC analysis. For DC analysis, it is 12 volts VCC, RC, RE, R1 and R2 for voltage divider. And आप देखें अभी ये V capital B हो गया because the DC value है यहाँ पे, और IC भी capital हो गया और VCE भी, C और E भी capital हो गए हैं। तो हम अगर यहाँ पे इन पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यूज भी गिवन है, 22 किलो ओम, 6.8 किलो ओम, 560 ओम्स एंड 1 किलो ओम फॉर द आरसी। हमने आई थिंक ये कल सॉल्व भी किया हुआ है किसी एग्जांपल में शायद। तो वी बी इज द बेस पे जो पोटेंशियल है कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपका वोल्टेज डिवाइडर से, और वोल्टेज डिवाइडर से हमने वी बी फाइंड कर लिया। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप वी ई फाइंड करें, वी ई इज इक्वल टू वी आर ई, क्योंकि आर से ले तक ई से एमिटर से लेके ग्राउंड तक एक ही रजिस्टर है। तो एमिटर वोल्टेज जो है अगर वो फाइंड करना है इसमें से, तो इसको आप कर लें वी बी माइनस वी बी ई, विच इज वेयर वी बी इज 0.7 बीइंग इन फॉरवर्ड बाइस, और यहाँ से आपने वी ई फाइंड कर सकते हैं। और वी ई पता हो तो फिर आप आई ई फाइंड कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया है, डायरेक्टली आई ई फाइंड किया है वी ई फाइंड करने की बजाय। तो एमिटर वोल्टेज फाइंड करें, उससे करंट फाइंड कर लें, या डायरेक्टली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप एमिटर करंट फाइंड कर लें, इट इज द सेम थिंग। ओके, और once you know the emitter current you can also find the collector current, and knowing the collector current you can find the VC, the collector potential। और ये बेसिकली हमने क्या किया, हमने तमाम DC पैरामीटर्स फाइंड कर लिए हैं। आई एम श्योर मुझे ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन हम कल सॉल्व कर चुके हैं। प्लीज़ बता दें मुझे कि डीसी एनालिसिस ऑफ दिस एम्पलीफायर जो है, डीसी एनालिसिस का मतलब क्या होगा, मुझे आईसी फाइंड करना है और वीसीई फाइंड करना है। टेल मी कि आप लोगों को पता है, अगर आप कहेंगे नहीं पता तो मैं सॉल्व करूंगा फिर। ओके ओके, कासिम पता है ना ये बात, गुड। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो क्लासेस मतलब ले रहे हैं साथ, उन्हें ये अंदाज़ा है पहले से। ओके, तो हमने क्योंकि ये मतलब लेटेस्ट हमने ये फाइंड किया हुआ है कि इसमें से अगर आईसी और वीसीई फाइंड करना हो तो क्या स्टेप्स हैं।
इस सर्किट में देखा जाए अगर आप इसमें एज इट इज एसी सिग्नल अप्लाई कर देंगे तो एसी और डीसी आपस में सुपर इम्पोज हो जाएंगे, विच ऑफ कोर्स यू डोंट वांट। हम क्या चाह रहे हैं, अब हम इसका जो एसी रिस्पॉन्स है वो पढ़ने की तरफ जा रहे हैं और डीसी वाला पोर्शन हमने कर लिया। यस तो एसी पे आने से पहले हम कुछ इसकी मोटिवेशन पढ़ लेते हैं कि एसी पे क्यों आना चाहिए। ओके, वी आउट एम्पलीफाइड एंड इन्वर्टेड ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या करता है, इट शिफ्ट्स 180 टू द वोल्टेज। और उसके बाद क्या हुआ, वी डू नॉट want to apply AC signal without introducing the capacitors, because capacitors actually are used to stop the DC. That means it can filter out the AC and DC from each other. ये मोटिवेशन है कैपेसिटर्स की को यूज करने की। ओके, फर्दर मोर यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशंस होती हैं। जब आप एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं तो आपका, हमने अभी पढ़ा है, गौर से बात सुन लें, कि कैपेसिटर्स जो हैं वो डीसी का इफेक्ट ख़त्म कर देते हैं। जो डीसी का इफेक्ट ख़त्म होना होता है, इसको अगर हम एनालिसिस में लेके आएँ, इनकॉर्पोरेट करें, तो इसका मतलब ये है, इट शुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं एम्पलीफायर्स। ये बात आपने पहले इस तरह डिस्कस नहीं की होगी कि अगर आप इसमें जब कैपेसिटर्स अप्लाई करेंगे तो कुछ सिंप्लीफिकेशंस हो जाएंगी। वो जो सिंप्लीफिकेशंस हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैम। डीसी एनालिसिस हम कर चुके हैं, उसकी फर्क तफसील में नहीं मैं जा रहा। वी आर टॉकिंग अबाउट एसी एनालिसिस। उसके लिए ये दो अजम्पशंस हैं और ये अजम्पशंस बेसिकली बेस कर रही हैं आपके कैपेसिटर के फंक्शन पे, बिकॉज कैपेसिटर इज स्टॉपिंग योर डीसी और आपका आउटपुट में इसका कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। इवन इनपुट जो आपका एसी इनपुट है, उधर भी हमने C1 कैपेसिटर लगाया हुआ है, विच मेक्स श्योर कि आपका जो सिग्नल है वो एसी में ऐड अप ना हो। तो द कैपेसिटर्स C1, C2 एंड C3 आर replaced by effective shorts because their values are selected on that XC that is negligible in the signal frequency and can be considered to be zero. ओके, अभी आपने देखा, मैंने बताया था आपको कि कैपेसिटर्स जो हैं बेसिकली वो आपके एक तो डीसी को ब्लॉक कर रहे हैं और दूसरा आपने उनकी कैपेसिटेंस इस तरह एडजस्ट किया है कि उनकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो। तो उनकी इम्पिडेंस जो है, बेसिकली असल लफ्ज़ उसके लिए इम्पिडेंस है, रेजिस्टेंस उसके लिए लफ्ज़ नहीं है, लेकिन उसका मफहूम यही है। तो आप अपने कैपेसिटर्स तीनों को ऐसा यूज़ करते हैं कि वो एज अ शॉर्ट सर्किट यूज़ किए जा सकें। तो जब एसी इक्विवेलेंट हम ड्रॉ करेंगे इस सर्किट का, तो ये कैपेसिटर्स जो हैं हम इनको इग्नोर कर देंगे फॉर द एसी सिग्नल ऑफ कोर्स, और वो इसलिए कि वो शॉर्ट सर्किट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। ओके, दूसरी बात हमने ये की है, द डीसी सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय द ग्राउंड। डीसी सोर्स का मतलब है कि डीसी इनपुट, जब उस इनपुट को आपके कैपेसिटर ने ब्लॉक कर देना है तो इसका मतलब है कि वो कनेक्टेड ही नहीं है। जब वो कनेक्टेड नहीं है तो हम उसे जीरो पोटेंशियल से लिखते हैं। जीरो पोटेंशियल का मतलब है ग्राउंड। डिड यू गेट इट? जी सर। थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एसी एनालिसिस कर रहे हैं ऑफ दिस सर्किट। तो आई वुड लाइक कि मेरे पास की सर्किट भी सामने हो और मैं साथ इसका एसी एनालिसिस भी कर रहा हूँ। ये वो पोर्शन आई थिंक मोर और लेस है, लेकिन इसको और अच्छा होना चाहिए। एक ही डायग्राम में मैं चाह रहा हूँ हमारे पास की नज़र आए, और उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट मी प्लीज़ इसको मिनिमाइज करके देखते हैं कुछ। ये बहुत छोटा हो जाएगा, ये बहुत कम हो जाएगा इस तरह। चले हम खुद से यहाँ ड्रॉ करके देखते हैं पहले, फिर उस पर चले जाएंगे जो ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। मैं एक चाह रहा हूँ कि हम इस बात पे मुत्तफिक हो जाएं
कि जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो वाकई हम भी अगर ड्रॉ करते तो ऐसा ही करते। ओके, हमने क्या करना है, कैपेसिटर्स को शॉर्ट कर देना है। तो जो कैपेसिटर को शॉर्ट किया तो ये ख़त्म हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब हम R2 की बात करें अगर, तो सॉरी पहले ट्रांजिस्टर बना लेते हैं, ट्रांजिस्टर के साथ बाकी चीज़ें हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। आप चाहें तो अपने पास ट्राई कर सकते हैं इसको, और चाहें तो इधर देखते रहें सिर्फ। देखें ये कैपेसिटर जो है आपने क्या करना है, तमाम कैपेसिटर्स को शॉर्ट सर्किट करना है। तो अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा तो आर ई क्या रह जाएगा, शॉर्ट पाथ जो है वो रह जाएगा सिर्फ। तो मेरे पास ये है जो एमिटर के, ये दोनों कैपेसिटर और रेजिस्टर मिलके शॉर्ट सर्किट हो गए हैं एक। उसके बाद हमने क्या किया, इधर बेस की बात करें तो बेस से एक रेजिस्टर है R2 विच इज ग्राउंडेड। ओके, उसके बाद आपके पास एक R1 है। R1 है। R1 का एक एंड तो बेस पे है और दूसरा एंड VCC पे है, जबकि हमने VCC को भी ग्राउंड करना है। तो R1 जो है ये भी ग्राउंडेड होगा, एंड आई विल डिफरेंशिएट दिस ग्राउंड फ्रॉम अदर ग्राउंड्स विद दिस। ये मुझे पता चलेगा कि ये बैटरी यहाँ पे मौजूद थी और ये तो डायरेक्टली ग्राउंडेड था पहले ही, लेकिन इसमें वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया हुआ था। हाँ ओके, अब हम बात करते हैं आपके, बाय द वे दिस वाज योर, यहाँ पे C2 था, C2 की बजाय मैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस लिखता हूँ, तो इट वाज XC, या C2 भी लिख सकते थे, इन पैरेलल विद RE, and similarly this was our R2 and this is R1. Now let's talk about this VCC. आपका जो VCC है it is also being grounded, थोड़ा सा मैं इसको आगे, सॉरी RC जो है it is also being grounded, but the other end of this RC is connected to the 12 volts battery, so it is grounded but it is different ground, just to make sure हमें पता है कि कौन सा potential different था। Okay, now this load is being connected with the with this क्या कहते हैं आपका कलेक्टर। तो कलेक्टर के साथ आपके पास एक और रेजिस्टर है which is again being grounded, and it was your RL, load resistor. Can you see this? आपका लोड रेजिस्टर जो है इस 12 वोल्ट्स बैटरी को, मतलब AC एनालिसिस में, AC एनालिसिस में ये जो RL है इट इज नाउ इन पैरेलल विद द RC। लोड रेजिस्टर का भी एक एंड ग्राउंडेड है और दूसरा एंड जो है वो आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग दिस कैपेसिटर ये कलेक्टर पे है। तो कलेक्टर से दो रेजिस्टर्स हैं, दे आर कनेक्टेड विद कलेक्टर एंड अदर एंड्स आर ग्राउंडेड। सिमिलरली दो रेजिस्टर्स हैं, दे आर कनेक्टेड विद द बेस एंड अदर एंड्स आर ग्राउंडेड। तो R1 R2 भी पैरेलल हो गए हैं और RC मैंने नहीं लिखा था, RC और लोड रेजिस्टर भी पैरेलल हो गए हैं। प्लीज कंफर्म मी विद यस। Yes, sir. Rimsha, Arshad, are you there? Yes, sir. आप बोल नहीं रहे सुबह से। सर जरूरत नहीं पड़ी। क्या हुआ है? जरूरत अभी पड़ी है। अच्छा, फोकस तो नहीं कर रहे आप? जी सर, फोकस कर रही हूँ। अच्छा, आप भी फोकस कर रहे हैं, वेरी गुड, कीप फोकसिंग प्लीज। ओके, तो
हमने ये एसी इक्विवेलेंट बनाया है जिसमें कैपेसिटर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया है और पोटेंशियल्स को ग्राउंड कर दिया है। आई होप कासिम एंड जोहेब, आर यू देयर? जी सर। एक रेगुलर स्टूडेंट बेचारा बाबर है जो नहीं हो सकता इस टाइम पे उसकी जॉब की वजह से। और कौन है रेगुलर्स में? सुमैया, ज़ेब, आप कल नहीं थे क्लास में? यस सर। आप कल क्यों नहीं थे? सर उस टाइम पे मैं फ्री नहीं थी। आप सुबह वाली क्लास में थे, मॉर्निंग वाली में? सुबह वाली में थी, मैं दिन वाली में नहीं थी। अच्छा सही। शाम में क्लास अगर लेट हो 7 बजे तो आप ले सकते होते हैं, 4 बजे नहीं ले सकते, ऐसा ही है? यस ऐसा ही है। ओके, थैंक यू। वेल, तो ये है हमारा इक्विवेलेंट एसी जो सर्किट है, इससे हमने ये बनाया है। अब हम देखते हैं कि जो बुक वालों ने बनाया है वो क्या है, वो इससे कितना डिफरेंट है। AC analysis. This was the AC analysis. आपका without an input signal voltage, okay, और with an input signal अगर आपका आ जाए तो क्या हो जाएगा, आपका RS भी शामिल हो जाएगा। और फिर असल में मुझे इसको थोड़ा सा, इसमें लोड इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि लोड लगाया हुआ नहीं है। अभी अगर हम देखेंगे तो हमें लोड कहाँ चला गया इससे? लोड को होना चाहिए था। लेट मी सी फर्दर इन्होंने क्या किया है। RC, एक ऑप्शन हो सकता है कि लोड बहुत बड़ा हो, RC बहुत छोटा हो और उसको निगलेक्ट कर दें। लेट्स सी द वैल्यूज इफ देयर आर मेंशन्ड नहीं है। और क्या वजह हो सकती है? हम इसको देखते हैं कि लोड को शामिल क्यों नहीं किया इन्होंने। लेट्स सी दिस। इसको मैं थोड़ा सा, ओके, आप जो आउटपुट ले रहे हैं वो RC पे ले रहे हैं। लोड बेसिकली सिर्फ इसी वजह से रिमूव किया होगा कि वो बहुत ज़्यादा होगा। 2 रजिस्टर जब पैरेलल में हैं तो अगर ये मोर देन 10 टाइम्स है तो ये ख़त्म हो जाएगा। वी विल सी दिस, डिस्कशन में कहीं लिखा होगा ऐसा। अंडरस्टूड? यू डोंट वरी, अदरवाइज ये लोड होता बिकॉज दिस इज इन पैरेलल विद दिस RC। या मेरा ख्याल है अभी ये सिंप्लीफाइड करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको शामिल करेंगे। ये इसका पहला वर्जन है AC का। वी विल सी दिस कि लोड रजिस्टर को इन्होंने क्यों शामिल नहीं किया है। अदरवाइज हम और ये सेम पेज पे हैं सिवाय दिस लोड के। तो हम क्या कर रहे हैं, AC एनालिसिस। AC एनालिसिस में वी हैव गॉट R1 R2 इन पैरेलल। अगर इनपुट सिग्नल शामिल कर दें तो यहाँ पे एक और रजिस्टर RS विद द इनपुट सिग्नल आ जाएगा। सही है, इसको भी हम लिख लेते हैं, इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। दिस इज योर AC सिग्नल और ये आपका है RS। ये S छोटा लोअर केस S है टू मेक श्योर कि ये AC जो रजिस्टर है AC के लिए है सिर्फ। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस इट। तो okay, sometimes we neglect it, sometimes we don't. I mean ये डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू पे RS की, क्योंकि ये ग्राउंड के साथ है तो फिर R1 R2 के साथ इसको कंपेयर करना पड़ेगा। AC इनपुट रेजिस्टेंस कॉल्ड द R इन बेस। बेस पे इस वक्त जो रेजिस्टेंस जा रही है वो कितनी है, हम ये देखना चाहते हैं। I mean वो टोटल रेजिस्टेंस हम जब शामिल करेंगे तो उससे हमें IB फाइंड करने में हेल्प मिलेगी। IB जो बेस इनपुट करंट है। So total input AC resistance जो है that is there are 3 resistors there. आपका
R1, R2 and R in base, and they all three are in parallel. और हम क्या कर रहे हैं, R2 पैरेलल टू R1 पैरेलल टू R in base, तीनों को शामिल करेंगे तो ये R in आई मीन RB टोटल बनेगा एक तरह से, बेस पे जो टोटल रेजिस्टेंस है वो. VS is divided down by RS and R in total. So आप क्या चाहते हैं, so signal voltage at base is found by voltage divider rule. Okay, बेस इनपुट वोल्टेज चाहिए तो वो क्या कर रही है, वो हमारी R in total कहाँ पे है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. R in total का मतलब है कि इस बेस पे जो टोटल रेजिस्टेंस आ रही है वो, और अगर फॉर एग्जांपल VS से देखा जाए तो VS से एक रेजिस्टर ये है और एक यहाँ पे जो इनका कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन मिलके इसके साथ पैरेलल आई मीन RS के साथ सीरीज में बनेगा. तो यहाँ पे VS के दो पार्ट्स बन जाएंगे, एक वो जो RS पे डिवाइड हो रहा है और एक वो जो बेस में जा रहा है. जो बेस में वोल्टेज जा रहा है वो हमारे काम का है, बिकॉज एम्पलीफिकेशन सिर्फ उस पे होनी है. फॉर एग्जांपल VS के बाद अगर एक रेजिस्टर है RS, इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा वो बेस तक नहीं पहुंचेगा हमें, और जो बेस पे वोल्टेज पहुंचेगा सिर्फ उसी को हम आउटपुट पे ले सकते हैं, बिकॉज इनपुट is concerned with the base, not with this source. इस सोर्स के आगे अगर हम एक लार्ज रेजिस्टर लगा दें जो मेजॉरिटी ऑफ दिस AC सिग्नल जो है ड्रॉप कर ले, तो हमारा इनपुट सिग्नल भी कम रह जाएगा. तो इनपुट सिग्नल ये नहीं है, बल्कि इफेक्टिव इनपुट सिग्नल वो है जो बेस पे हमें मिल रहा है, which controls the IB actually. Okay. अगर आपका RS बहुत कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि इस पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा. जब इस पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा तो यही हमारा जो VS है यही VB बन जाएगा, क्योंकि कोई पोटेंशियल आई मीन इस पर रजिस्टर ही कोई नहीं होगा. तो जाहिर है जो इनपुट है वो डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट आप समझ लें हैं बेस के साथ, तो वो हमारा VB उस तरफ है जब आप RS को निगलेक्ट करते हैं. ओके. इसका हमें R in बेस जो है आई मीन बेस पे जो रेजिस्टेंस है उसका फ़ायदा क्या होगा, वहाँ से जैसे मैंने बताया कि आप IB फाइंड करेंगे. IB का ताल्लुक VS से नहीं है बल्कि VB से है, वेयर VB इज़ द बेस इनपुट वोल्टेज. ये हो सकता है कि हम RS को 0 कर दें और VS ही एज अ VB काम करे. तो अगर हम चाह रहे हैं कि हम अपना करंट जो है बेस पे जो करंट है उसकी रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू फाइंड करें, दैट इज आवर IB. वी नीड टू फाइंड द RS फर्स्ट एंड देन नोइंग दैट RS वी विल प्रिडिक्ट आर VB, और VB और R in बेस की वैल्यू पुट करके हम IB फाइंड कर सकते हैं. नोइंग दिस IB हम क्या कर सकते हैं, हम IE फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज बेस एमिटर जो है वो क्या है, फिर शॉर्ट सर्किटेड है. तो इस तरफ जो करंट आएगा वो डिपेंड करेगा इसके पोटेंशियल पे और इसकी जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस. तो RE प्राइम इज गिवन और सिमिलरली VB इज गिवन. यू कैन फाइंड द IE, द एमिटर AC एमिटर करंट जो है. नोइंग द AC एमिटर करंट यू कैन डायरेक्टली प्रिडिक्ट योर कलेक्टर करंट. और आप इसमें नहीं जाना चाहते, अगर आपको आई मीन क्या नहीं पता होगा तो नहीं जा सकते, वो है आपको DC एमिटर करंट नहीं पता फॉर सम रीज़न, आई मीन आपके क्वेश्चन आया है उसमें ये गिवन नहीं है, या डेटा शीट पे आपके पास RE प्राइम गिवन नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर बीटा DC से हेल्प लेके आप IC फाइंड कर सकते हैं. तो नोइंग IB there are two ways to find collector current. The one is to find IE, the emitter current, or the other way is to find the collector current knowing your beta. I mean ये दो पॉसिबल वेज हैं IC पे जाने के. वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो आई मीन इंफॉर्मेशन इन हैंड है वो क्या है. अगर तो डेटा शीट आपके पास मौजूद है तो आप RE प्राइम के जरिए से, और आपका DC करंट मौजूद है तो आप इस तरह से IE फाइंड कर लेंगे विच इज़ एक्चुअली IC कलेक्टर करंट. और अगर ये नहीं गिवन तो फिर बीटा AC से आपको फाइंड करना पड़ेगा कलेक्टर करंट. ओके. उसके बाद हम बात कर रहे हैं आउटपुट रेजिस्टेंस की. तो आउटपुट रेजिस्टेंस
is a joint venture of your RC parallel to RC prime, और हमने देखा था कि RC prime is very large. जब एक रेजिस्टर बहुत ज़्यादा होता है more than 10 times, तो जो पैरेलल सर्किट में आंसर आता है वो सिर्फ आपका जो है स्मॉलर रेजिस्टर आता है. ये हमने कल भी असम्पशन की थी, वहाँ से आपको याद होगा. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक रेजिस्टर है 2 किलो ओम्स का और एक रेजिस्टर है सिर्फ 2 ओम्स का, आप इन दोनों को सॉल्व करें पैरेलल में, आपके पास आंसर अप्रॉक्सीमेटली 2 आएगा, मीन 1.99. तो अगर आप इसको फिक्स करें अप टू 1 डेसिमल प्लेस तो ये 2 आ जाता है. अगर दो रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में हैं, एक रेजिस्टर बहुत बड़ा है, तो जो आंसर आएगा वो छोटे वाला रेजिस्टर आ जाएगा. और RC और RC प्राइम अगर पैरेलल में है तो आपके पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करते हुए आपके पास सिर्फ RC बच जाएगा. हम इसकी एग्जांपल से सॉल्व करते हैं अभी. वेयर वोल्टेज गेन वाज डिस्कस्ड इन previous lectures, it is V out over V in, that means VC over VB, that is IE/RC over IE/RE prime, that is RC over RE. By the way, आप IE के लिए जो है वो RE यूज नहीं कर सकते, कैपिटल R यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो कनेक्टेड ही नहीं है, बल्कि ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है. अगर आप कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे कैपिटल RE यूज करेंगे. Okay, it is reduction in signal voltage as it passes through circuit and corresponds to a gain of less than 1. Okay, ये मैं बताता हूँ क्या है. If we don't neglect Vs and signal amplitude is reduced, then our attenuation क्या है. बेसिकली देखें, हम वापस अगर चलें इस सर्किट पे, ठीक है, आपके पास इनपुट है Vs, उसके रास्ते में एक रेजिस्टर है Rs, वो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करता है और बाकी पोटेंशियल जो है वो बेस पे भेज देता है. आप फर्ज कर रहे हैं कि आपका Vs जो है, क्योंकि वो प्लस माइनस फर्ज करें 10 वोल्ट्स है, उसकी जो पीक वैल्यूज हैं, और आप इसके हिसाब से फर्ज करें बीटा की वैल्यू से, बीटा आपको बताएगा अगर बीटा फर्ज करें 100 है तो वो इस सिग्नल को 100 टाइम्स इंक्रीज कर देगा. 100 टाइम्स का मतलब है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आउटपुट मुझे जो मिलेगी, इफ इट इज इन माइक्रो एम्पेयर्स लेट्स से, तो ये हो जाएगा 1000 माइक्रो एम्पेयर्स. अगर ये पहले 10 था तो विच मीन्स 100 मिली एम्पेयर्स, सॉरी 1 मिली एम्पेयर बन जाएगा. लेकिन ये तो तब मुमकिन था कि सारे की सारी इनपुट बेस पे चली गई होती. लेकिन मसला क्या आता है, मसला ये आता है कि आपका जो इनपुट सिग्नल है उसके रास्ते में एक रेजिस्टर है, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा. जब यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो VB पे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिर्फ फार्मूलाज के ज़रिए से, वो ये है कि आप यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 1000 माइक्रो एम्पेयर्स मिल जाएगा. लेकिन RS की वजह से ये 10 की बजाय रह जाएगा फॉर एग्जांपल 5, तो +5 और -5 है. अब आपका जो आउटपुट आएगी वो भी इसी का 100 टाइम्स होगी, तो आउटपुट भी जो है वो 500 माइक्रो एम्पेयर्स और 500 माइक्रो एम्पेयर नेगेटिव में आएगी, विच मीन्स आपकी जो एम्प्लीफिकेशन है वो कम हुई है, या आप कह लें there is a reduction in the amplification. When there is a reduction in the amplification, this term is called attenuation. Attenuation अगर आपने पहले कहीं पढ़ी हो, ये लफ्ज़ probably आपने कहीं पढ़ा होगा, ये attenuation is something like resistance or the reduction जैसे otherwise लिखा हुआ है इसमें. आप लोगों ने अटेनुएशन का लफ्ज़ मुझसे ही पढ़ा हुआ है वैसे, BS4 वाले मॉर्निंग में जो पढ़ते हैं. बताएं मैंने कहाँ बताया था ये लफ्ज़ अटेनुएशन? ज़ोएब साहब बताएं. ज़ोएब साहब. सर जी याद
नहीं यार, नहीं हमने आपसे नहीं पढ़ी। मैं अभी बताऊंगा तो आपको याद आएगा कि मैंने पढ़ाया था। याद करा दे। कराता हूँ, बाकियों से पूछ लूँ पहले, BS4 वाले जो हैं। कासिम? अरे सही कह रहा है, हमने ये नहीं पढ़ा था। नहीं, ये हमने मतलब लफ्ज ये एम्पलीफायर नहीं पढ़ा, हमने एटेन्युएशन का लफ्ज मैंने आपको खुद पढ़ाया हुआ है, और मैंने बड़ा जोर दे के बताया था कि ये लफ्ज याद रखना। इट वाज आस्क्ड टू मी इन एन इंटरव्यू जब मैं गया न्यूक्लियर के सब्जेक्ट में। तो आई रिमशा, थिंक सो सर, आई थिंक सो शायद आपने बताया। मैं बताऊंगा अभी, फिर याद आ जाएगा। नहीं पढ़ा हुआ आपने? वो क्लास ही ना ली हो दरअसल। कौन है रेगुलर इधर? नहीं नहीं, क्लास तो हम लेते हैं, हम तो छुट्टी नहीं करते। अच्छा, कौन है इधर? सुमैया या कोई और BS4 मॉर्निंग से है जो बता सकता है मुझे अटेन्युएशन मैंने कहाँ पढ़ाया था? नो। ओके, मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर फिजिक्स में, रिएक्टर्स पढ़ाए थे। और रिएक्टर्स में हम पढ़ रहे थे कि आपके जो न्यूट्रॉन्स हैं वो उसका रेट फास्ट हो जाता है, तो इसलिए आपको मॉडरेटर और एब्जॉर्बर्स यूज़ करने पड़ते हैं। वहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर्स पढ़े थे जो हमारे न्यूट्रॉन्स को किल करते हैं, उनका नाम था अटेन्युएशन फैक्टर्स। और वहाँ पे हमने पढ़ा था अटेन्युएशन कोएफिशिएंट, एक लफ्ज़ था अटेन्युएशन कोएफिशिएंट। दैट मेंट कि कितने जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको वो आपके फ्यूल तक नहीं पहुंचते इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, क्योंकि अगर फ्यूल तक अटेन्युएशन कोएफिशिएंट बढ़ जाएगा तो आपका रिएक्शन सीज हो जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन। कुछ याद नहीं आ रहा किसी को भी? सर ये पढ़ा था हमने। रिएक्शंस तो आपको ये तो याद होगा, मैंने रिएक्टर्स पढ़ाए थे और वहाँ पे हमने डिफरेंट पैरामीटर्स पढ़े थे कि जो कंट्रोल रॉड्स हैं उनका क्या इफेक्ट है, वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या इफेक्ट है, वॉल्स ऑफ द रिएक्टर का क्या इफेक्ट है। तो ये सारे इसमें कुछ फैक्टर्स थे जो एड अप कर रहे थे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, और कुछ वो थे जो इसको डिक्रीज कर रहे थे। वो जो डिक्रीज कर रहे थे वो न्यूक्लियर न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर्स थे, या फास्ट न्यूट्रॉन जो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, सब अटेन्युएशन कोएफिशिएंट कहलाता है इनको मिला के। तो मैं बता रहा हूँ कि अटेन्युएशन का मतलब है डिक्रीज समवेयर, डिक्रीज इन द सिग्नल। तो अटेन्युएशन जो है, बहुत ऊंचा बोल रहा हूँ मुझे लग रहा है। नहीं नहीं ठीक है, इस तरह लोग जागते रहे। लोगों ने जगहों से जगह तो मेरा भावे गल समझो, मैंने फिर भी क्लासेस लेनी है। पहले दिन बिल्कुल मैं ठीक बोला हूँ, पहले दिन नॉर्मल आवाज में, उसके बाद मुझे ज़्यादा चीखना पड़ रहा है, पता नहीं क्यों। वो मेरा जो टेम्पो बना हुआ था वो ख़राब हो गया BS4 वालों के साथ वाला। बन गया, हो गया मुकम्मल क्या सब? उसको चेंज कर। ओके ओके, एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, आज इसलिए ज़्यादा आवाज़ आ रही है कि मैं बहुत ऊंचा बोल रहा हूँ, साथ साथ 3 कमरों में भी आवाज़ आ रही होगी। ओके, तो अटेन्युएशन क्या है आप लोगों को समझ आ गई है, और अटेन्युएशन कहाँ से आती है ये भी समझ आ गया? प्लीज़ कंफर्म मी, टेल मी यस इफ इट इज़ सो। जी सर, थैंक यू। आप बताएं GR साहिबा, समझ आती है? आ गया सर समझ। थैंक यू। अटेन्युएशन याद रखें, वो पूछते हैं तो फिर पता ही नहीं होता। ओके, तो मैंने बताया है कि अटेन्युएशन का सारा ताल्लुक जो है वो बेसिकली इन रेजिस्टर्स के साथ है, जो इनपुट रेजिस्टर और RS है ना। अगर ये रेजिस्टेंसेस नहीं होती तो फिर इसका इफेक्ट भी ना आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो कह रहा है वी मस्ट सेट आवर गेन टू गेट
पर्टिकुलर वैल्यू या पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू जितनी पॉसिबल है या जितनी हम चाह रहे हैं एटलीस्ट उतनी वैल्यू तो हमें मिलनी चाहिए। तो ओवरऑल गेन जो है वो कैसे निकलेगा, ए वी प्राइम विच इज आई मीन इन दोनों का इसका रेसिप्रोकल ले लें। देखें अटेनुएशन अगर डिक्रीज इन करंट वो आउटपुट है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, गेन। तो आप इसको गेन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसका रेसिप्रोकल लेके। तो हमने एक पहला गेन था हमारा VC ओवर VB और दूसरा अटेनुएशन का उलट जो है वो भी हमने उसको गेन बनाया, दैट इज VS ओवर VB की बजाय VB ओवर VS, VB VB से कट जाएगा तो VC ओवर VS। आउटपुट ओवर इनपुट को डायरेक्ट अगर हम डील करें तो हमारा बेसिकली जो है वो ओवरऑल गेन आ रहा है। ओके हमारा गेन इसलिए कम था कि हम VB को ले रहे थे ना फॉर्मूला में, ये देखें आप VC ओवर VB, जबकि बेस तक पोटेंशियल पहुंचता ही कम है। जब बेस तक कम पोटेंशियल पहुंचेगा तो आउटपुट में भी कम आएगा। तो अगर हम उसको VS से लेते हैं, आई मीन VS और VB इक्वल कर लेते हैं, अदरवाइज आप ये कह लें, तो आपका जो गेन है वो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम गेन अचीव करने का ये मेथड हमने डिस्कस किया है। ओके और उसके लिए क्या किया हमने बेसिकली देखा कि ये जो पोर्शन है, ये जो RS वगैरह का पोर्शन था, ये अटेनुएशन कॉज करता है और यहाँ पे जो VB है ये वाला पोर्शन हमें गेन कॉज करता है और हमें आउटपुट जो है वो लोड पे मिल रही है। लेट्स सॉल्व अ कपल ऑफ एग्जांपल्स आई थिंक, ताकि आप लोगों को थोड़ा जितना पढ़ा है उसको थोड़ा एब्जॉर्ब कर लें हम। The common emitter amplifier. Should we start with the AC or not? I mean DC से सॉल्व कर लें या नहीं करना चाह रहे तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी ट्रांजिस्टर को DC में सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाए तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, कि आप इस क्वेश्चन के लिए क्या नाम है, इसको मैं मिटा देता हूँ। हमारे पास दो ऑप्शन है कि आप पहले इसको सॉल्व कर लें DC के लिए और फिर इसको AC में सॉल्व करें, या डायरेक्ट AC में सॉल्व करना है। प्लीज टेल मी क्विकली, ताकि उस तरह से करें। DC में कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी DC वाली वैसे। शुड वी डू इट? यस सर, ये DC वाला करा दें। मैं नहीं कराऊंगा, आपने सॉल्व करना है, आपको फॉर्मूले पता है। ओके सर, करते हैं, ठीक है सर। आप इसको सॉल्व करें प्लीज। यू हैव गॉट 10 मिनट्स और सो टू डू इट। इससे ज़्यादा टाइम ना लगाएं क्योंकि हमने इसको कंप्लीट करना है टॉपिक को। ओके सर। आपने फाइंड करना है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड IC एंड VCE, ये क्वेश्चन है। क्लास को शुरू हुए 2 घंटे हो गए। ओह माय गॉड। ये तो बड़ी इनअप्रोप्रिएट बात है, अभी तक हमने इसको ख़त्म नहीं किया।
हाँ जी, हो गया ये मुकम्मल। एक्सक्यूज मी गाइस, किसी ने मुकम्मल किया है? क्या आप लोग आईसी और बीसीई फाइंड कर चुके हैं या नहीं? ओके, इतना ज्यादा काम था इसमें? थेवेनिन से कर लेते हैं आप लोग, पहले वीटीएच फाइंड कर लें, आरटीएच फाइंड कर लें और उससे फिर फाइंड करें बाकी चीजें। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट।
यस सर, आईसी फाइंड कर ली है थेमिन लगा कर, वहीं से अभी बस वीसी रहता है उस पर ओमसला लगा के वो भी हो जाएगा। श्योर। तो तब से आप लोग क्या कर रहे थे? यही कर रहे थे क्या अभी शुरू किया था? नो सर। ठीक है करें प्लीज। जोहेब आप 3.5 तक सॉल्व 3.5 आया आईसी। अभी देखते हैं हम, मुझे ऐसे नहीं पता। 3.5 3.5 आमिना मिली और एम्पेयर। कासिम महमूद, 2 लोगों ने सॉल्व किया। ओके जोहेब, जी सर। हाँ ये सही है ना, ये मल्टी रेंज के लिए ये स्विच है, लेकिन इसकी वर्किंग साथ लिखना थोड़ी सी, इसकी वर्किंग थोड़ी सी लिखना, ये कैसे करता है काम। VCE कितना आया आप लोगों का? $6.07 आया मेरा। ओके तो इसको करते हैं क्लियर और देखते हैं फिर क्या क्या हुआ है। सिक्स 6.4 आया है, किसी का 6.7 आया है। और हमने क्या किया, इन्होंने भी RTH से किया है बाय द वे, RTH और VTH, और यहाँ से हमारे पास फिर ज़रा इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ हो जाएगा फिर। और जब हम इसको RTH और VTH से करेंगे तो उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो ये हो जाएगा, ये नहीं होंगे दोनों, ये RTH होगा और ये VTH होगा। अब यहाँ से हम एक क्लोज लूप लगाते हैं तो हम फाइंड कर लेंगे अपना, हम फाइंड कर लेंगे इस क्लोज लूप से IE, क्योंकि इसमें IE होगा ना, वही IE हमारा IC है, दैट इज 3.58 मिली एम्पेयर। तकरीबन यही आया आप लोगों का भी आई थिंक। यस सर। और उसके यस सर, बाद यही हमने है। क्या किया, इससे VE निकाला, ये वाला VE निकाला, और IE तो IC के बराबर है, तो यहाँ से आपने RC और IC से VRC फाइंड किया होगा। फिर 12 में से VRC माइनस करें, VCC माइनस VRC करेंगे तो यू विल गेट VC, कलेक्टर वोल्टेज, सॉरी कलेक्टर वोल्टेज। फिर VC में से VE को माइनस करेंगे तो आपके पास VCE आएगा। ऐसे नहीं किया क्या? ऐसे ही किया सर। ओके तो that will give us 6.42 volts। वेरी गुड, बेहतरीन काम किया है आप लोगों ने, एग्जैक्टली बुक के मुताबिक चीज़ें की हैं। और ओके इसका हम AC एनालिसिस इंशाल्लाह सेकंड क्लास में करते हैं। इसका AC एनालिसिस करके जो हमारा, मैं देख लेता हूँ अभी कितना काम रह गया है इस टॉपिक में से।
इसी एनालिसिस से हम ये एग्जांपल्स बेसिकली सॉल्व करेंगे। हम यहाँ तक चीज़ें पढ़ चुके हैं, अटेनुएशन भी पढ़ चुके हैं, और उसके बाद हम क्या कहते हैं इसे, वोल्टेज गेन, वो अटेनुएशन के साथ रिलेटेड है। वोल्टेज गेन और अटेनुएशन के बाद हम पढ़ेंगे हाँ, अटेनुएशन कम करने का तरीका है यहाँ पे लिखा हुआ, जिसकी वजह से हमें वोल्टेज मैक्सिमम मिलता है। उसके बाद क्या रह जाएगा, उसके बाद रह जाएगा, ये देखें, अब ये वो आया है सर्किट जो मैंने पहले शुरू में ड्रॉ कर दिया था ना, वो ज़रा सिंप्लीफाइड पहले डिस्कस किया है उन्होंने। जी श्योर। तो ये वो सर्किट है, मैंने बताया था आपको, ये कभी ना कभी आ जाएगा। उन्होंने लोड को इंटेंशनली रिमूव किया हुआ है शुरू में। फिर हम लोड का इफेक्ट देखेंगे, लोड के इफेक्ट के बाद स्टेबिलिटी, एंड दैट वुड बी एंड ऑफ दिस। स्टेबिलिटी विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस कॉमन एमिटर जो हम पढ़ रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन। फिर आपके पास आ जाएगा कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर की जब बात होगी तो फिर हम देखेंगे। अब देखिए, कॉमन कलेक्टर का मतलब है कि यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कॉमन कलेक्टर। इसकी अपनी जो फिर इक्वेशंस होंगी, हमने इसको पढ़ना नहीं है, वैसे मैंने आपको नहीं पढ़ाना ये। हमने जो कॉमन एमिटर है इंशाल्लाह वो सेकंड क्लास में डिस्कस करके उसके एसी पार्ट वाले से स्टार्ट करेंगे। मैं पहले बता देता हूँ उसका फ्लो क्या होगा लेक्चर का। एसी पार्ट से स्टार्ट करके उसकी जो इतनी एग्जांपल्स आ रही हैं वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद में भी अगर टाइम हुआ तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, या फिर एग्जांपल्स के साथ ही इस टॉपिक को वाइंड अप करके हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, बेसिकली नेक्स्ट जो चैप्टर हमने पढ़ना है वो है बहुत आसान और इंटरेस्टिंग। ये नहीं है, पावर एम्पलीफायर नहीं पढ़ने हमने, हम पढ़ेंगे एक बहुत नई किस्म का टॉपिक, और वो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, FETs। ये हमारे लास्ट टॉपिक्स होंगे जो कल इंशाल्लाह हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और इसकी कुछ बाइसिंग्स पढ़ेंगे, एंड दैट विल बी एंड ऑफ आवर कोर्स। अंडरस्टूड? और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पे जाने से पहले आई वुड लाइक टू हैव, टुमारो, कल हम 2 क्विज रखेंगे, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। तो मॉर्निंग वाले मॉर्निंग में दे लें, इवनिंग वाले भी दे सकते हैं, लेकिन शाम में भी मॉर्निंग वाले अपना क्विज दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कल कोई बंदा क्विज ना दे और वो कहे कि मुझे नंबर भी दे दें, और क्विज क्लास में ही होंगे। आई जस्ट वांट टू नो कि कितने लोग जो हैं वो क्लास में आ सकते हैं उनकी अपनी मर्जी के टाइम पे। सुबह एक क्लास रखेंगे, एक शाम में। सुबह वाले में जो लोग आ सकते हैं सुबह क्विज दें, जो प्रेजेंट होंगे सिर्फ उन्हीं वही क्विज दे सकते हैं। और इसी तरह से प्रेजेंट का मतलब ये है कि आप, ये हो सकता है कि आप फॉर अ टाइम बीइंग मतलब ऑफलाइन चले जाएं अपने नेट की वजह से, लेकिन ड्यूरिंग क्लास ही वो आपने करना है। और दूसरा पार्ट उसका शाम में हो जाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट मॉर्निंग इवनिंग से हट के सुबह या शाम में एक टाइम में क्विज देगा अपनी मर्जी से। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग वाला शाम में नहीं दे सकता या शाम वाले सुबह में नहीं दे सकते। तो दूसरी क्लास हम रखेंगे भी लेट ज़रा, कल 7 बजे वाले टाइम पे, ताकि क्विज दे सकें लोग जिन्होंने देना है। जी अब्दुल हसीब खटक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, कुछ नहीं कहना। अपने माइक, इसलिए मुझे माइक ओपन करते हैं, इसका मतलब तो कुछ कहना चाह रहे हैं आप। वो सर, ओके, थैंक यू। तो दैट्स इट। कल इंशाल्लाह वी विल हैव कपल ऑफ क्विज, वन इन द मॉर्निंग, द अदर वन इन द इवनिंग। सबके लिए मैंडेटरी है वो क्विज देना। अपनी अपनी क्लासेस में ये बता दें कि कल एक क्लास सुबह होगी इंशाल्लाह और एक शाम में। शाम वाली क्लास कल लेट करेंगे हम, उसमें क्विज भी होगा, और साथ हम FET पढ़ेंगे, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। जी खदीजा शफीक। यस सर, मैं ये कह रही थी कि आप आज वाली क्लास भी 7 बजे रख लें। आज वाली क्लास 7 बजे रख लें? तो आपका मसला है कोई? शाम में होती है। यस सर, मैं दिन टाइम पे नहीं ले सकती जो 2 बजे होती है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मतलब एक कल सिर्फ वो फिर वीडियो लेक्चर सुन लें प्लीज? इज इट मतलब आपके लिए फिजिबल है? क्योंकि
मेजॉरिटी ये चाहती थी कि क्लास इसमें हो जाए ना, आफ्टरनून में। सर वो बाद में सुनना मुझे वो मतलब वो नहीं इजी रहता। चले मैं देखता हूँ, मेरा ख्याल है कि 7 बजे से मतलब लेट, बहुत लेट हो जाता है ना फिर। लेट्स सी, मैं टाइम 6 बजे रखें सर, 6 बजे कर लें। 6 का मतलब है क्लास तकरीबन 9 बजे खत्म होगी ना, और फिर जब सुबह क्लास रखेंगे तो भी मसला होगा ना उसके साथ। फिर आई विल सी बेटा, मैं देखता हूँ प्लीज़। अगर ओके सर। मैं अपनी फिजिबिलिटी भी देखनी है एक्चुअली, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, अभी भी जाना है, 11:30 हो गए हैं। फिर मैं देखता हूँ वहाँ से कब आ सकता हूँ, तो फिर लेकिन अगर लेट ना हो तो आप इसको एक दिन को सुन लें उधर, फिर इंशाल्लाह परसों वाली तो है ही 7 बजे, वो आपको सूट करती है वैसे ही, और एक क्लास सुबह में होगी वो भी आपको सूट करती है। ठीक है, जी सर ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन यू अटेंडेड द क्लास। अब जो लोग चले गए हैं कुछ, उनका भी शुक्रिया, और आई होप आप लोगों को जो आज पढ़ा है वो कुछ एब्जॉर्ब हो गया होगा। बाकी आप वीडियो लेक्चर जब आए, अगर कोई 1-2 पॉइंट्स मिसिंग हैं तो वहाँ से देख लें। मैं PDF आप लोगों से शेयर कर देता हूँ अभी जस्ट आफ्टर द क्लास, ताकि आप लोग अगर उससे देखना चाहते हैं तो देख लें। वैसे आपने देखा होगा ज़्यादा डिटेल बुक में लिखी है, PDF में रिलेटिवली कम डिटेल थी, तो मुझे बुक पे जाना पड़ा था बार बार, क्योंकि मैंने इसे कम टाइम में बेसिकली लिखा है, PDF जिस पे बनाया है इसलिए। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, इट वाज नाइस हैविंग क्लास विद यू गाइस, और इंशाल्लाह हम लोग दूसरी क्लास रखते हैं। मैं उसका टाइम आपको बता दूंगा, मतलब अपनी फिजिबिलिटी देख के। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। दुआएं आप सबके लिए, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।